सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, जितना भी आपके आइसोटोप्स का परसेंटेज अबंडेंस दिया होगा, परसेंटेज अबंडेंस टाइम आइसोटोपिक मास, जितने भी आपके दिए होंगे 2 या 4, सबका सम कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। बात करें यदि मोल कैलकुलेशन की, तो मोल कैलकुलेशन के कई सारे फॉर्मूला है, जैसे कि गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम बाय 22.4। एंड ये जो है वॉल्यूम बाय 22.4, ये सिर्फ गैसियस एटम्स के लिए वैलिड है। एंड ऑब्वियसली जो ये वॉल्यूम है, आप याद रखना, ये लीटर में लिया जाएगा। एंड यस, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो 6 × 10⁻23 होता है। एंड एक नोमेनक्लेचर आपको बता देता हूँ, यदि आपको कहीं भी 1 ग्राम एटम दिख जाए, तो 1 ग्राम एटम का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 1 मोल एटम ही होता है। एंड 1 मोल बेसिकली एक नंबर है, और वो नंबर कितना है, दैट इज 6 × 10⁻23। आप लोग को ये बेसिक पता होगा। चलिए बात करें यदि आइडियल गैस इक्वेशन की, तो पीवी इक्वल्स एनआरटी हम लोग जानते हैं। एक और चीज होता है पीएम इक्वल्स डीआरटी, ये आपका मोलर मास है और डी आपका डेंसिटी है। एंड यदि आर होता है हमारा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की बात करें तो वो 8.314 भी हो सकता है, 0.0821 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है। कब? डिफरेंट यूनिट्स में। ये आपका 8.3 के आसपास जूल यानी कि एसआई यूनिट में होगा। 0.0821 जब आपका लीटर एटीएम, जब आप देखिए लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, एंड एटीएम प्रेशर। जब प्रेशर आपका एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तब आपका आर का वैल्यू आप ये पुट करोगे। एंड इसको हम लोग 0.821 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हैं। एंड यदि हमारा जो प्रेशर है वो पास्कल में दिया हो और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में दिया हो, यानी कि जब एसआई यूनिट में दिया हो, तो हम लोग आर का वैल्यू 8.314 यानी कि इसको अप्रोक्सीमेटली 25/3 भी यूज करते हैं। और रही बात यहाँ पे कैलोरी की, तो जब कैलोरी में यूनिट दिया हो तब वहाँ पे आर का वैल्यू 2 यूज कर लेंगे, सिंपल है। नाउ वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हमारा होता है मोलर मास ऑफ गैस बाय 2। बेसिकली ये हाइड्रोजन के रिलेटिव में देखते हैं। अब हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बोलते हैं। जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, और इस n का यदि वैल्यू निकालना हो तो वो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, चलिए इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4% हाइड्रोजन है, 24% कार्बन है, एंड 72% क्लोरीन है। यदि हमारा 72% क्लोरीन नहीं भी दिया हो तो इन दोनों को सम कर लीजिए, उसको 100 से माइनस कर लीजिए, तो क्लोरीन का बचा हुआ निकल जाएगा। सो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख दीजिए जितना आपको दिया हुआ है, फिर परसेंटेज बाय उसका मोलर मास लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने परसेंटेज बाय मोलर मास लिख दिया है, एंड इसको मैंने एक एक्स फैक्टर दे दिया। तो जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज 4 है, कार्बन का 24 है, क्लोरीन का 72 है, और सबके मोलर मास से मैंने डिवाइड कर दिया। एंड हाइड्रोजन के लिए एक्स मेरा 4, एंड कार्बन और क्लोरीन के लिए 2 आ रहा है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि सबका एक्स बटा स्मॉलेस्ट एक्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक्स क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 है स्मॉलेस्ट एक्स, किसी में अगर 1 होता तो हम वहां से 1 लेते। तो जो भी स्मॉलेस्ट एक्स है सब में जैसे अब 2, 2 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट, या कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, यानी ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो कार्बन में हमारे पास 1 हो जाएगा, देखिए कार्बन में 1 है, हाइड्रोजन में 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन में 2 है, एंड क्लोरीन में 1 हो जाएगा, क्लोरीन में 1 है। तो इस तरीके से आप इंपेरिकल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री को बहुत लोग डिफिकल्ट समझते हैं, बट ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि आपका कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को आपको बैलेंस कर लेना है। उसके बाद मोल्स में आपको खेलना है। आपको कुछ भी दिया हुआ हो, सबसे पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको वो अच्छे से पता है, उस तरीके से आप मोल्स निकाल लीजिए। और जनरली इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। यदि केस लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है तो वहां पे ये चीज वैलिड होगा। क्या वैलिड होगा, जैसे मोल्स ऑफ ये N2, जितना भी N2 का आपका यदि मास दिया हो और आपको मोलर मास पता है, गिवन मास दिया हो, मोलर मास पता, आपको वहां से n निकाल लो। जैसे मोल्स ऑफ N2 बाय इसका स्टोइशियोमेट्री इक्वल्स मोल्स ऑफ H2 बाय इसका स्टोइशियोमेट्री, उसी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NH3 बाय इसका स्टोइशियोमेट्री। ये सभी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और ये चीज जनरली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट में अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एंड ये जो मोल्स हमने लिया, अगर गैसियस हमारे पास दिया हुआ हो, गैसियस आइटम्स, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग वहाँ पे वॉल्यूम को भी इस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ N2 बाय इसका स्टोइशियोमेट्री, और इसी तरीके से बाकी चीजें हम इक्वेट कर सकते हैं। बात करिए लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसका स्मॉलेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसको इक्वेट करके आया हमारे पास 1, इसको इक्वेट करके आया हमारे पास 1.5, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है आपस में। इसलिए मैंने बताया ना कि लिमिटिंग रिएजेंट में अलग हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग कौन सा इसको प्रेफरेंस देंगे, हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आया, और हम लोग इसी को प्रेफरेंस देंगे, इसी वैल्यू को हम लोग इसके बराबर करेंगे, प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट के बराबर करके वहां से हम लोग प्रोडक्ट का मोल निकाल लेंगे, और यदि हमारे पास मोल आ गया तो बाकी चीजें निकालना तो बहुत आसान है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट रेशियो, हम लोग रिएक्टेंट देखेंगे, एंड जो प्रोडक्ट है विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी हमारा इन दोनों में से स्मॉलेस्ट लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये होता है टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट बटा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सब के लिए कांस्टेंट होता है, जैसे कि आप लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में देख सकते हो।
क्या सेल्सियस के लिए हायर लिमिट 100, लोअर लिमिट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ऑब्वियसली, एंड फ़ारेनहाइट के लिए हायर लिमिट 212 एंड लोअर लिमिट 32 होता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 180 आ जाएगा, एंड केल्विन के लिए ऑब्वियसली हायर लिमिट जो है 373 एंड लोअर लिमिट 273 होता है। तो उस तरीके से आप लोग इक्वेट करके यहाँ से टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। बात करें यदि सिग्निफिकेंट डिजिट्स की, तो इसमें सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जो ऑल नॉन जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे आपके, जैसे यहाँ पे देखिए ये 24.22 दिया हुआ है, इसमें सारे नॉन जीरो है, ये सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो, देखिए दोनों नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, टोटल इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एंड एंडिंग जीरो विद डेसिमल, डेसिमल के बाद यदि जीरो दिया हो तो वो आपको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है, टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एंड यदि नॉन सिग्निफिकेंट की बात करें तो एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, देखिए यहाँ पे डेसिमल नहीं है लेकिन एंडिंग जीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास इसमें टोटल सिग्निफिकेंट 2 ही होंगे। सो जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट साइड का जीरो ये काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो ये काउंट होगा, लेकिन इसमें तो डेसिमल ही नहीं है और उसके बाद जीरो आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए बात करिए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मिनिमम डेसिमल प्लेस देखना है, जैसे 5.2 प्लस 7.48, तो इसका सम करके 12.68 आता है, लेकिन इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 है तो राउंड ऑफ करके हम लोग 12.7 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, जैसे ये डिवीजन कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है, 1 है, इसमें तो 3 हो जाएगा ना, लेकिन इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 है तो इसको डिवाइड करके हमारे पास 3.1 आता है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हमें 1 में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। चलिए बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो इसमें कहा जाता है कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स है वो इंडिविजिबल होते हैं। ऑल एटम्स, क्या कहा मैंने, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सेम एलिमेंट के ऑल एटम्स के प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, क्या बोला मैंने, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑब्वियसली आप सबको बहुत पहले से पता होगा। एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है ऑल लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के सारे लॉ को ये एक्सप्लेन करता है। एंड इससे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, कि ये एक्सप्लेन नहीं करता है, नॉट एक्सप्लेन रीजन ऑफ कंबाइनिंग एटम, कंबाइनिंग एटम के रीजन को एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इन दोनों चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं करता है।